हेलो क्लास, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, महिलाओं के लिए भी क्या क्रांति हुई, और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से कि वो कौन सी महिला थी जिसे कि फांसी पर सजा में फांसी पर लटकाया गया था। तो ओलंप दे गूंज थी वो, और इसके बारे में मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली, आप देख लेना। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया और लास्ट में 1946 तक जाकर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। एक दूसरी कुरीति थी जो कि क्या नाम है आपके फ्रांस में और यूरोप में सबसे ज़्यादा थी, दास प्रथा। आपने सुना होगा दास प्रथा, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, आपने सल्तनत पीरियड पढ़ा होगा, पूरा दास वंश चलता है सल्तनत पीरियड में, है ना। आपने मुग़ल पीरियड पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा पुरानी क्लासेस में, या फिर आप आगे पढ़ोगे कि दास प्रथा पूरे वर्ल्ड में थी, है ना, पूरे वर्ल्ड में थी। लेकिन जो दास प्रथा यूरोप में थी वो सबसे दयनीय थी, सबसे ज़्यादा दासों के का शोषण होता था। दास क्या होता है आपको पता है? दास हम किसे कहते हैं? दास जो कि खरीदा गया हो, वो व्यक्ति, वो पुरुष या महिला जिसे पैसे देकर खरीदा जाए और फिर उससे अपने घरों के कामकाज कराए जाए, या उसकी जो लाइफ है वो उसको पूरी तरीके से कैप्चर किया जाए। उसका हंसना, बोलना, खाना पीना, सोना, जगना, जाना आना, शादी ब्याह सब उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करता था, और मालिक की मर्जी होती थी कि वो उसे कैसे भी रखे। अब क्या था, जो हिंदुस्तान में अगर हम दास प्रथा को देखते हैं, आगे मैं जब पढ़ाऊंगी एंशिएंट हिस्ट्रीज में, मैं आपको बताऊंगी कि मेगास्थनीज जब हिंदुस्तान में आया तो उसने कहा कि यहाँ तो दास प्रथा है ही नहीं, जबकि हिंदुस्तान में भी दास प्रथा थी। लेकिन जो हिंदुस्तान की दास प्रथा थी वो क्या थी? वो दास प्रथा से थी जो मालिक था वो अपने दासों को पुत्र के समान मानता था, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती थी उसके परिवार को चलाने की, उसके जीवन को चलाने की, उसकी शादी करता था, उसका घर बसाता था। तो मेगास्थनीज ये पता ही नहीं कर पाया कि हिंदुस्तान में दास प्रथा है या ये इसके पुत्र या संतानें हैं, ठीक है। क्या था, क्योंकि वहाँ पर विदेश में, यूरोप में, यूनान में, अफ्रीका, मतलब आपके फ्रांस में ऐसी दास व्यवस्था थी कि दासों को बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें ठूस ठूस कर पानी के जहाज़ों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और ये जो दास थे ये एक त्रिकोणीय व्यवस्था थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के दासों की। मैं आपको इसे समझाती हूँ। ये स्लेव्स भी कहलाते हैं जो दास होते हैं। ये त्रिकोणीय व्यवस्था थी दास प्रथा की। क्या हुआ, बहुत बहुत सोचने की बात है। और सिस्टम ट्रायंगल सिस्टम था, तीनों महाद्वीपों के दास थे और यहाँ आकर ये इकट्ठे हो जाते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत विडंबना की बात है कि ये अफ्रीका, अगर आप अफ्रीका को पढ़ते हो तो यहाँ सोने की खानें हैं, यहाँ कोयले की खान है। अफ्रीका भरपूर है हर चीज़ से, खनिज पदार्थों से, है ना, सब चीज़ से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दास थे वो थे कहाँ के? अफ्रीकन थे। और इनको क्या बोला जाता था? निग्रो। आपने सुना होगा ये वर्ड निग्रो। निग्रो एक बेइज्जती का शब्द है, मतलब जो अफ्रीकन थे उनको निग्रो कहा गया। बाद में ये शब्द नहीं लिया जाता था, इसको निग्रो के नाम से संबोधित या इसको नहीं बोला जाता था, क्योंकि निग्रो एक गाली जैसी लगती थी। जैसे मान लो एक तरीके से हमारी भी बहुत कास्ट थी ऐसी जिनको हम लोग उस नाम से नहीं बोलते, SC ST या इस तरह से बोलते हैं, तो निग्रो इसी तरीके से गाली की तरह थी जो कि बाद में नहीं बोली जाती। तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या कि यूरोप में जो इंग्लैंड था या ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन थे, जो ब्रिटिशर्स थे स्पेशली, मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन था उसकी कॉलोनीज थी, उसके उपनिवेश थे। कहाँ थे उसके? अमेरिका में भी थे, अफ्रीका में भी थे और यूरोप के कुछ देशों के भी थे। अब क्या हुआ कि जो व्यापार होता था, है ना, खेती का व्यापार, खेती में भी किस चीज़ का व्यापार? नील की खेती, अफीम की खेती, तंबाकू की खेती, है ना। इस खेती में ब्रिटिशियस जो लोग थे वो
काम करना नहीं चाहते थे, मतलब श्रम या लेबर वर्क से उन्हें घृणा थी कि हम लेबर नहीं करेंगे। अब जब आप लेबर नहीं करोगे, एग्रीकल्चर में काम नहीं करोगे, तो जो नील की खेती, अफीम की खेती, तंबाकू की खेती बाद में ब्रिटिशर्स ने हमारे हिंदुस्तान में भी वो शुरू करी थी, उस खेती पर काम कौन करेगा। और वो बड़े फायदे की खेती थी, कॉमर्शियल खेती थी, नेचुरली उससे बहुत सारा पैसा आता था, उससे व्यापार होता था। अब इन्होंने क्या देखा, क्योंकि अफ्रीकन भी इनके कॉलोनीज थे, तो इन्होंने अफ्रीका के जो दास थे उनको लगाया यहाँ पर, अफ्रीकन लोगों को दास बनाया, उनको ये लेकर आए और कैरेबियन जो सागर था उसके पीछे, कैरेबियन सागर से कहा जाता है या हम बुक्स में पढ़ते हैं कि कितने सौ, मतलब हजारों दास ठूस ठूस कर उसमें भरे जाते थे ज़बरदस्ती, और 3-3 महीने तक वो जहाज पानी के रास्ते से जाकर उन जगह पहुंचता था जहाँ की नील की और तंबाकू की खेती होती थी और अफीम की खेती होती थी, और इन दासों से श्रम करवाया जाता था, खेतों में इन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, और यहाँ तक कि कहते हैं कि इन दासों को बेड़ियों या जंजीरों में भी बांधा जाता था। जब आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हो और अफ्रीकन दास पढ़ते हो तो आप देखोगे उसमें कई सारी पिक्चर्स हैं जो कि अफ्रीकन दास जो हैं वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो दासों की इतनी गंदी स्थिति थी यूरोप में, और इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। देखो, सरकार आंदोलन हुए, क्रांति हुई, लेकिन दासों की दास मुक्ति की बात किसी ने भी नहीं की। जब रोबेस्पियर यानी कंजर्वेशन जो वो पार्टी बनी, तो उसने दासों को मुक्त करने की बात कही, लेकिन वापस वो कुछ ही टाइम के लिए था कि दासों को मुक्ति का कानून पास हुआ। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो चुप थी। कारण, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हित उसमें थे। अगर मान लो वो दास मुक्ति का कानून पास करते हैं तो क्या होगा? खेतों में काम करने कोई नहीं जाएगा, उनके अपने देशवासी तो जाने को तैयार नहीं है, लेबर वर्क करने को तैयार नहीं है। और अगर दासों को मुक्त करा दिया गया तो वो जो अफीम और तंबाकू और नील से उन्हें बहुत सारा पैसा आ रहा था और उनका व्यापार बढ़ रहा था, दिन दुगना रात चौगुना, विदेशों में उसका व्यापार हो रहा था, उसकी वजह से वो व्यापार नहीं होता। तो इस डर से कोई भी सरकार इस कानून को पास नहीं करती थी, लेकिन रॉबेस्पियर के समय में ये कानून पास हुआ। लेकिन रॉबेस्पियर खुद 1 साल रहा, नेचुरली उसको खुद फांसी पर लटका दिया गया, तो बाद में ये कानून जो था वो खत्म कर दिया गया, और नेपोलियन ने फिर से इस कानून को रद्द कर दिया गया, और फिर से यूरोप में उसी तरीके से दास प्रथा जो थी वो वापस चलती रही। और लास्ट में जब बहुत कोशिशें हुई और वर्ल्ड में इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई, तो 1848 में दास प्रथा को मुक्ति, मतलब कानून बना और दासों को मुक्ति मिली। आप ये देखिए कि किस तरीके से यूरोप जैसी कंट्री, हम आज जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम भाग रहे हैं यूरोप में, हम भाग रहे हैं विदेशों में, है ना, हम ये देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका बैक देखते हो, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिंदुस्तान से कितना पीछे था वर्ल्ड, कितनी बुरी दशा थी वहाँ की। वहाँ रोटियों के लिए लाइनें थी, कभी हिंदुस्तान में लाइनें नहीं थी। हिंदुस्तान तो डेवलपमेंट से होते हुए डिक्लाइन पर चला गया, फिर वापस वो उभर रहा। आप सोचिए, जब ये सभ्यताएं डाउन थी, जब इन सभ्यताओं में कुछ भी नहीं था, लोग भूखे थे, अशिक्षा थी, है ना, ये झुग्गी झोपड़ियों तक में रहते थे, उस वक्त हिंदुस्तान डेवलप था। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, आर्य जो कि श्रेष्ठ थे, है ना, उनको देख लीजिए, हमारे एग्रीकल्चर को देख लीजिए, हमारे व्यापार को देख लीजिए, हमारी प्री प्लान उसको देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की हम बात करते हैं, आज हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी दयनीय व्यवस्था थी, महिलाओं की कितनी दयनीय व्यवस्था थी, दासों की कितनी व्यवस्था थी, और दास व्यवस्था एक इतनी बड़ी कुरीति के रूप में यूरोप के मैप पे छाई हुई थी, जिसे हटाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इन्हीं दासों से इनकी कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर था वो चल रहा था, और ड्रग की जो खेती होती थी वो पनप रही थी, दास प्रथा, इसलिए नहीं हटा रहे थे। लेकिन फिर बाद में इसके लिए कोशिश की गई और 1848 में आकर दास प्रथा को मुक्ति मिली और दासों को मुक्ति मिली। तो अब आप देखिए, इसे पढ़िए, अगर आपको समझ आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।